देखिए आज सीआरपीसी देखेंगे, भरण पोषण अध्याय 9। ये जो अध्याय है आपका 125 से 129 तक जाता है, और ये जो है भरण पोषण की जो है व्यवस्था करता है, भरण पोषण से संबंधित है। इसमें ये एक चीज जान लीजिए कि ये जो चैप्टर है आपका अध्याय 9, इसकी जो मूल प्रकृति है वो कैसी है ये भी पूछ लिया जाता है। वैसे कभी कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ सकते हैं कि मौलिक रूप से किस प्रकृति का, सिविल नेचर का है। मौलिक रूप से किस प्रकृति का है, सिविल प्रकृति का है, सिविल। अब आप कहोगे भाई सिविल प्रकृति का तो फिर यहाँ क्यों शामिल कर लिया? यहाँ इसीलिए शामिल कर लिया ताकि उसे दंडित बनाया जा सके, ठीक है, दंड की व्यवस्था के लिए यहाँ जोड़ा गया है। लेकिन मूल रूप से कैसा है? मूल रूप से सिविल प्रकृति का है, सिविल नेचर का है, ठीक है। मौलिक रूप से किस प्रकृति का है? सिविल प्रकृति का है। लेकिन यहाँ जोड़ के उसे कैसा बनाया गया? दांडिक बनाया गया है, ठीक है। लेकिन मौलिक रूप से सिविल है, सिविल नेचर का होता है। आप जानते हैं कि फैमिली जो मैटर होते हैं सिविल नेचर के होते हैं, तो सिविल नेचर का ही है। लेकिन चूंकि अब यहाँ जोड़ने का उद्देश्य इसीलिए जोड़ा गया है सीआरपीसी में, ताकि उसे दंडनीय बनाया जा सके, ठीक है। अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता तो फिर क्या करेंगे? तो दंड की व्यवस्था हो सके, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इसीलिए जोड़ा है। तो ध्यान रखें, मौलिक रूप से, ये शब्द याद रखें, मौलिक रूप से कैसा है? सिविल नेचर का है। लेकिन यहाँ जोड़ के कैसा बनाया गया? उसे दांडिक बनाया गया है। यहाँ जोड़ के उसे कैसा बनाया गया है? दांडिक बनाया गया है, ठीक है। दांडिक प्रकृति का है। दोनों में अंतर है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। मौलिक रूप से सिविल है, लेकिन यहाँ सीआरपीसी के तहत उसे कैसा बनाया गया? दांडिक बनाया गया, ठीक। ये भी याद रखेंगे आप। अब देखेंगे अपन धारा 125, सेक्शन 125 इंपॉर्टेंट है। ये कहता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। किस किस के आदेश भरण पोषण की व्यवस्था करता है? ये सबसे पहले कहता है, पहला हक किसने का है? पत्नी। उसके बाद किसकी बात करता है? पत्नी है तो भाई बच्चे भी होंगे, संतान भी होगी, तो संतानों की बात कहता है, इनका भी किया जा सकता है, संतान। इसके अलावा तीसरा है इसमें जो है आपके माता पिता। किसका है? माता और पिता, ठीक है। ये तीन लोग इसमें आते हैं, पत्नी, संतान और माता पिता। इसके अलावा इनके दादा दादी, नाना नानी वो भी आते हैं, ठीक है, वो भी याद रखें। लेकिन मूल रूप से ये ध्यान रखें, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था करता है ये अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कैसे साधनों वाला? पर्याप्त साधनों वाला, साधनों वाला व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ भी यहाँ ध्यान में रखें कि पुरुष और महिला दोनों है। इसमें पुत्री पे भी दायित्व हो सकता है, पिता पे भी, बेटा पे भी हो सकता है, पुत्री पे भी, पुत्र पुत्री दोनों पे है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पुत्र पे, मोस्टली तो पुत्रों पे ही होता है, पुरुषों पे होता है, लेकिन स्त्रियों पर भी होता है, याद रखें। तो ये कह रहा है पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, मतलब जिसपे पर्याप्त साधन है। भरण पोषण किससे मांगा जा सकता है? जिसपे पर्याप्त साधन हो। अब जिसपे खुद के खाने के लाले हैं वो क्या भरण पोषण करेगा, है ना। तो याद रखें पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होना चाहिए। और पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति क्या करता है? अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो पहला तो पत्नी के बारे में कह रहा है कि पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। क्या करने में? भरण पोषण। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। भरण पोषण करने में क्या है? असमर्थ है। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मेंटेनेंस किस पत्नी को मिलेगा? जो पत्नी भरण पोषण करने में असमर्थ है। अगर मान लीजिए कोई आप डाइवोर्स होता है, उसके बाद मेंटेनेंस होता है, या मान लीजिए बगैर डाइवोर्स के मेंटेनेंस भी होता है, मेंटेनेंस की व्यवस्था होती है। तो मान लो अगर कोई पत्नी कमाती है, खुद नौकरी करती है, पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, तो क्या ऐसी पत्नी जो खुद नौकरी करती है मेंटेनेंस मांग सकती? नहीं मांग सकती।
क्योंकि वो भरण पोषण करने में क्या है, समर्थ है। तो यहाँ असमर्थ शब्द आया है, इसको भी ध्यान में रखना है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, असमर्थ, मतलब कोई नौकरी वगैरह नहीं करती हो। तो जब भी जो भी वकील है आप लोग देखते हैं लगाते हैं तो ये शब्द लिखते हैं उसमें कि भैया पत्नी जो है असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में, ये शब्द डाला जाता है, जरूरी होता है। तो ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक और दूसरा ये भी शब्द होता है कि जो जिससे हम मांगते हैं भरण पोषण उसके बारे में भी लिखा जाता है उसमें। अपन जब लगाते हैं आवेदन तो उसमें क्या लिखते हैं कि भाई ये फलाना, जो भी व्यक्ति जिससे मांग रहे हैं कि ये फलाना व्यक्ति है और इसकी पर्याप्त आय है, इतनी आय है, कमाता वमाता है, पर्याप्त साधनों वाला है। ये सब लिखने के बाद अपन ये भी लिखते हैं कि जिसके बारे में मांग रहे हैं कि ये जो पत्नी है ये जो है अपना भरण पोषण करने में क्या है, असमर्थ है, अपने पिता पर डिपेंड है। ये सब बातें लिखी जाती है, ठीक है। तो असमर्थ है ये लिखा जाता है। अगर वो समर्थ है, वो नौकरी करती है, तो फिर उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो असमर्थ होना चाहिए, एक तो देने वाला पर्याप्त साधनों वाला होना चाहिए, मतलब देने वाला, और दूसरा जो प्राप्त कर रहा है यानी जो पत्नी है वो असमर्थ होना चाहिए, तभी भरण पोषण मिलेगा। आगे कहता है, ये तो पत्नी के बारे में हो गया, पत्नी के पहला जो है पत्नी, ये पत्नी के बारे में हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो क्लॉज कहता है, ये कहता है अपनी धर्मज या धर्मज। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट है। दूसरा किसके बारे में कह रहा है, संतानों के बारे में कह रहा है। दूसरा उसकी संतानों की बात कह रहा है कि संतान कैसी हो सकती है, धर्मज और अधर्मज, धर्मज और अधर्मज दोनों प्रकार की हो सकती है, अधर्मज, ठीक है। धर्मज अधर्मज का मतलब सिंपल सा है कि भाई जो शादी के साथ पैदा होते हैं वो धर्मज, और जो शादी के बिना पैदा होते हैं वो अधर्मज है। तो दोनों को राइट बराबर है। इन दोनों के मामले में जो है क्या मांगा जा सकता है, जो भी पिता होगा इनका उससे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है, ठीक है। चाहे संतान धर्मज हो चाहे अधर्मज हो। अवयस्क संतान किसके बारे में कह रहा है, अवयस्क, अवयस्क संतान। तो अवयस्क संतान है, चाहे वो धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, उसके लिए क्या मांगा जा सकता है, उसके लिए जो है मेंटेनेंस मांगा जा सकता है, चाहे विवाहित हो या ना हो। अधर्मज अवयस्क, जी याद रखें, अवयस्क संतान, चाहे ये लिखा है, सीधा लिख देते हैं, चाहे विवाहित हो या ना हो। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, कि विवाहित हो या ना हो। इसका मतलब ये कह रहा है, सीधा सीधा ये नियम ये कह रहा है कि अगर एक पिता, मान लो पिता है एक, अपने किसी अवयस्क बच्चे की अगर जो है क्या कर देता है, विवाह कर देता है, तो वो बच्चा अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन की है, उसके पिता की है। ये कह रहा है ये सेक्शन कि भरण, अब धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान चाहे विवाहित हो या ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर अवयस्क बच्चों की आप शादी करते हैं, भले ही आप ये नहीं कह सकते भाई शादी हो गई अब ये जाने, शादी हो गई तो भी उनका दायित्व, उनके भरण पोषण का दायित्व जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते किसका है, उनके पिता का है। ये कह रहा है ये वाला क्लॉज, कि धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, अगर संतान अवयस्क है और आपने अवयस्क संतान की अगर शादी की है तो भरण पोषण का दायित्व उसके पिता का है। ये कह रहा है ये वाला क्लॉज, ठीक है। आगे इसी में और देखिए आगे क्या लिखा है, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। यहाँ भी ये शब्द ये तो देखिए आएगा ही आएगा कि जो अपना भरण पोषण करने में क्या है, असमर्थ है। अवयस्क संतान भी कैसी है, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपने किसी अवयस्क बच्चे की शादी की और अगर वो बच्चा अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, मान लो उसका पति भी नहीं करने में असमर्थ है, तो फिर कौन करेगा, ससुर करेगा कि पिता करेगा, पिता करेगा। उसका भरण पोषण कौन करेगा, पिता पे होगा, जब तक वो संतान वयस्क नहीं हो जाती, ठीक। ये याद रखें। अब देखिए तीसरा, तीसरा कहता है अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है। इसमें देखिए इसमें लिखा है अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, ये अवयस्क संतान का था, ये दोनों ये भी उसका है, धर्मज या अधर्मज। ये भी सेम उस संतान के बारे में, लेकिन यहाँ अवयस्क के बारे में नहीं कह रहा है। ये अवयस्क के बारे में हो गई बात, ये वयस्कों के बारे में कह रहा है, ये जो वयस्कों के बारे में बात। कुछ वयस्क संतानों का भी पिता को भरण पोषण करना पड़ेगा, कब किन कंडीशन में करना पड़ेगा, देखिए इसमें लिखा है धर्मज या अवयस्क, धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, ये भी याद रखना है, जो विवाहित पुत्री नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई विवाहित पुत्री, तो विवाहित पुत्री का दायित्व पिता का नहीं होता अगर वो बालिग है तो,
अगर नाबालिग है तो वो इसमें आ जाएगी, तो पिता का दायित्व बनता है। लेकिन अगर कोई विवाहित पुत्री है, वो वयस्क है और उसकी शादी उसके पिता ने कर दी है, तो उसकी जो भरण पोषण है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसकी जिम्मेदारी पिता की नहीं बनती, उसके पति की बनती है। इसीलिए लिखा है जो विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, उसके पिता की बनेगी। तो वो कहाँ से भरण पोषण मांगेगी, वो फिर इसमें मांगेगी, ना कि इस क्लॉज में। आप कहोगे कि फिर वो कहाँ मांगेगी, वो इधर मांगेगी क्लॉज 1 में। वो क्लॉज 1 में अपने पति से मांग सकती है। यहाँ पिता की बात चल रही है, पुत्र पिता, संतान मतलब पिता पुत्र की बातें चल रही हैं। पुत्र कह लो, पुत्री कह लो, कुछ भी, तो संतान की ये 2 क्लॉज संतानों के बारे में, ये पति के बारे में। ये पुत्री कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ जाके अपने पति से ले लेगी। लेकिन यहाँ जाके ये पिता की जो बातें चल रही इसमें नहीं ले सकती, ठीक है, ये 2 क्लॉज। तो ये अवयस्क संतान है पहला क्लॉज। तो दूसरा क्लॉज काय का है, दूसरा क्लॉज जो है वयस्क बालों का, बच्चों का हो गया। अगर वयस्क है पुत्री, उसके पिता ने शादी कर दी है, तो वो अपने पिता से मेंटेनेंस नहीं पा सकती। वो किससे पाएगी, अपने पति से। कहाँ चली जाएगी, वो यहाँ। इन 2 क्लॉजों में नहीं पा सकती, इधर पा सकती, ठीक है। 125 का लगा सकती है, लेकिन अपने पिता के खिलाफ ना लगा के किसके खिलाफ लगाना पड़ेगा, अपने पति के खिलाफ। वहां से मांग लीजिए अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ठीक है। जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतानें किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो ये क्या, कौन के लोगों की बारे में, जिनने वयस्कता प्राप्त की। धर्मजय अभिनव, सीधा लिख लेने, वयस्क, वयस्क लिख देता हूं सीधा, वयस्क संतान, ठीक है। ये कैसी है, वयस्क। ये अवयस्क संतान थी और ये वयस्क संतान है। तो वयस्क संतान तो है, लेकिन भैया कैसी संतान है, जिसने शारीरिक, शारीरिक, एक मिनट, शारीरिक ही है, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लिख लेते हैं सीधा, ठीक है। शारीरिक और मानसिक रूप से कैसी है, जिस अक्षम है या विकलांग है, ठीक है, और अपना भरण पोषण करने में जिन लोग क्या है, सक्षम नहीं है। तो ध्यान में रखिए, संतानों का भरण पोषण करने का दायित्व पिता का कब तक है, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। और बालिग होने के बाद भी संतानों का दायित्व बनता है, अगर संतानें कैसी हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है अपना भरण पोषण करने में, चाहे ही वो बालक हो, वही भले ही वो बालिग हो। अब यहाँ विवाहित पुत्री लिखा है, अगर मान लो कोई अविवाहित पुत्री है, अगर इसको ऐसे लिख दिया कि कोई अविवाहित पुत्री जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है या अक्षम है, अपना भरण पोषण नहीं कर पाती, और जो वयस्क भी है, तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसका भरण पोषण उसका पिता करेगा, भले ही वो वयस्क है, क्योंकि वो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है। हाँ, विवाहित है तो जिम्मेदारी बदल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। विवाहित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके पति की हो जाती है, क्योंकि वो वयस्क है। अगर विवाहित है और अवयस्क है तो जिम्मेदारी पिता की बनी रहेगी। लेकिन अगर विवाहित है और वयस्क है तो फिर जिम्मेदारी जो है पति की हो जाएगी। इसीलिए ये शब्द जोड़ा गया है कि विवाहित पुत्री। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि ये पिता की जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहती, पुत्री के प्रति करते भी है पिता। लेकिन ये लीगली टर्म में शामिल किया गया कि हाँ, जब पिता है, जब विवाहित है पुत्री, तो भैया जो उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसका पति करेगा। इसीलिए इसको जोड़ दिया। मतलब एक लीगली राइट नहीं मांग सकती जो कोई विवाहित पुत्री है, अगर वो वयस्क है तो वो अपने पिता पे इस तरीके का कोई दावा नहीं कर सकती। बस सीधा सा अर्थ ये है। हाँ, अगर वो विवाहित नहीं है और वो अक्षम है शारीरिक या मानसिक रूप से, याद रखें कि शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम है तभी विवाह जो कोई पुत्री है जो वयस्क है वो मांग पाएगी। लेकिन अगर कोई पुत्री मान लो वयस्क हो गई है, वो बिल्कुल स्वस्थ चित्त है, या पुत्र भी है स्वस्थ चित्त है, तो वो भी नहीं मांग सकता अपने पिता से भरण पोषण के हमारी शादी नहीं हुई तो हमारे पिता करें हमारा भरण पोषण। तो नहीं करेंगे पिता। पिता एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब वो शारीरिक या मानसिक रूप से, चाहे पिता, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों में कोई भी हो, वो उनका भरण पोषण तभी करेंगे वो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तभी। ठीक है। अगर आप हट्टे कट्टे हो और बालदिक हो गए हो तो आप अपने पिता से भरण पोषण नहीं मांग सकते लीगली। ठीक है, ये याद रखिए। आगे लिखा है चौथा अगला क्लॉज, अपने पिता या माता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ये माता पिता के बारे में है। अपने, ये बच्चों का दायित्व हो गया। देखिए, ये पति का दायित्व है पहला। दूसरा, ये कौन का दायित्व है, पहला पति का। ये दूसरा किसका है, ये पिता का। ये पिता का दायित्व है। और तीसरा किसका दायित्व हो रहा है,
ये अपने बेटे का, पुत्र का दायित्व है। अब पुत्र का रिश्ता हो गया ना, अपने पिता यानी दादा दादी कह लो, अपने पिता कह लो, कोई भी कह लो, अपने माँ बाप कह लो, उनके लिए क्या चाहिए, पुत्र का, ये पति का दायित्व है। और ये 2 क्लॉजों में पिता का दायित्व, चौथे क्लॉज में किसका दायित्व है, पुत्र का दायित्व है। तो अपने पिता या माता का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने माता पिता लिख लीजिए सीधा, माता पिता। शर्त एक ही है, लेकिन शर्त सब में एक ही है कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए। अब पिताजी हैं या माताजी हैं आपकी, वो ऑलरेडी मान लीजिए उनको, वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, वो इतना सक्षम है कि वो आपका कर दें, तो क्या वो मांग पाएंगे आपसे, नहीं मांग पाएंगे। ठीक है, तो शर्त एक ही होती है कि अपना भरण पोषण करने में क्या होना चाहिए, असमर्थ होना चाहिए। माता पिता अगर ऐसे हैं कि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो फिर करना पड़ेगा। ये तो एक्ट है ही। इसके पास आपने पढ़ा होगा माता पिता का भरण पोषण अधिनियम, एक वो और बन गया है, तो उसमें भी कर सकते हैं, वो भी है। तो ये एक्ट भी है ना, इसके अलावा भी मांग सकते हैं। और एक अपना माता पिता का भरण पोषण एक्ट बना हुआ है, उसके तहत भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें, यहाँ अपने माता पिता का जो है भरण पोषण भी करना पड़ेगा। तो किस किस का भरण पोषण हो जाता है इसमें, पत्नी का, संतान का और माता पिता का, तीनों का। हालांकि इसमें नाना नानी दादा दादी उनका भी है, ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा सब, ठीक है, शामिल है, वो भी इसमें शामिल है। और क्या देखना है इसमें, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई पुत्र या कोई पति या कोई पिता ऐसे बच्चों का, ऐसी पत्नी का या ऐसे माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उपेक्षा करता है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जो असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में, जो अपन ने कैटेगरी बताई है, इन कैटेगरी में से कोई भी व्यक्ति जो है अपने भरण पोषण के लिए जो है एक आवेदन लगा सकता है। कहाँ लगाएगा भाई, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इसमें लिखा है इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार को साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी, संतान या माता पिता का भरण पोषण करे। तो ये अगर बात साबित हो जाती है कि कोई व्यक्ति जो सक्षम अधिकार, क्या कहते हैं, सक्षम नहीं, पर्याप्त पर्याप्त भरण पोषण, पर्याप्त साधनों वाला है, जानबूझ करके अपनी पत्नी, पिता, अपनी पत्नी हो गया, माता पिता हो गए, या अपने संतानें हो गई, उनका भरण पोषण करने में लापरवाही बरत रहा है या नहीं कर रहा है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा है इसमें, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कौन कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सीधा लिख दीजिए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है इन लोगों में को, इनमें से किसी को भी, पति को भी, पिता को, पुत्र को, क्या आदेश दे सकता है कि भैया इनका भरण पोषण करिए, भरण पोषण की राशि वो दिला सकता है। ठीक है, भरण पोषण के लिए दिला सकता है। और ये जो राशि इसमें लिखा है आगे, माता पिता के भरण पोषण ऐसी मासिक दर पर जैसे मजिस्ट्रेट सीख समझे मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसी व्यक्ति को करे जिसे संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। तो वो कह सकता है कि मासिक भत्ता दो इनको, मासिक भत्ता, इसको भत्ता ही कहते हैं, भरण पोषण को भत्ता कहा जाता है। तो वो कह सकता है कि भाई जो भी वो राशि तय करे मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इसमें याद रखना है कौन सा मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक, अब आप कहोगे भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही मजिस्ट्रेट होता है, और जहाँ फैमिली कोर्ट होते हैं वहाँ फैमिली कोर्ट में चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मासिक भत्ता का जो है वो क्या कर सकता है, सॉरी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट याद रखना है इसमें, तो आप मासिक भत्ता का जो है क्या कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है कि भैया जो मासिक भत्ता है जितना भी तय किया गया हो, जो बात परिस्थितियां जो होंगी, जो बात होगा उसके हिसाब से तय किया जाएगा, तो समय समय पर देने का जो है निर्देश दे सकता है। परंतु लिखा है, परंतु खंड का में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्र के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसे अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, ये उस दूसरा जो परंतु है वो कह रहा है कि अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वैसे समय तक भत्ता दे जब तक वयस्क नहीं हो जाती। वो अवयस्क की जो बात थी, अवयस्क की, तो ये कह रहा है कि अवयस्क के लिए पिता को आदेश दे सकता है कि उसका भरण पोषण करे, कब तक, जब तक वो वयस्क, सॉरी, वयस्क नहीं हो जाती। अवयस्क के मामले में कब तक करना पड़ेगा पिता को, वयस्क लिखना पड़ेगा यहाँ, वयस्क, वयस्क नहीं हो जाती। ठीक है, तो कुल मिला के ये मान लो कि वयस्क होने तक पिता को जो है उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। वयस्क हो जाएगी, अगर शादीशुदा है, वयस्क हो जाती है, तो उसके बाद उसका दायित्व किस पे हो जाता है, उसके पति पे। और यहाँ भी कंडीशन ये है, अवयस्क पत्नी का, सॉरी, अवयस्क बेटी का जो है भरण पोषण कब करेगा पिता, जब उसका पति
दोनों कंडीशन, एक तो अवयस्क होना चाहिए, दूसरा उसका पति उसका भरण पोषण करने में अक्षम हो, उन कंडीशन में पिता पे दायित्व आता है। ठीक है, उन कंडीशन में। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो इस तरीके से बना दिया जाए कि एक पुत्री जो अवयस्क है, जिसकी शादी उसके पिता ने कर दी है, उसका पति जो है भरण पोषण करने में अक्षम है, तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी किस पर होगी? उसके पति पर, उसके पिता पर, उसके ससुर पर। तो किस पर होगी? उसके पिता पर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? उसके पिता पर होगी। अगर पति भी अवयस्क अब क्या कहते हैं भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? उसके पिता पर होगी। कब तक होगी? एक तरीके से ये मान लो ये पेनल्टी है, ये जुर्माना है। ये किस बात का जुर्माना है? ये इस बात का कि आपने अवयस्क बच्चे की शादी की, अपनी बेटी की शादी की, अब जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती आप उसका क्या करें? आप उसका मेंटेनेंस करें। एक तरीके से ये कंपल्स वो कह लीजिए, सजा कह लीजिए पिता के लिए। ठीक है, अब आपने किया है तो आप भोगो उसको। आप आपकी बेटी जब तक वयस्क नहीं हो जाती और आप जो आपने जो जिस लड़के से शादी की है वो खुद सक्षम नहीं है, तो फिर आप उसका मेंटेनेंस करिए। ठीक है, इस तरीके से इसको समझिए। आगे कहता है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या यदि संतान या पिता या माता पिता के अंतरिम भरण पोषण के लिए जिसे मजिस्ट्रेट उसे समझे मासिक भत्ता ऐसी कार्रवाइयों का व्ययन दे और व्यक्ति को उसका संदाय करे, जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। अब आप कहोगे कि भी अंतरिम भत्ता ये क्या होता है? अंतरिम भत्ता, अंतरिम भत्ते का अर्थ है कि जब तक देखिए कार्रवाई चल रही है, अब कार्रवाई चल रही है, जब मजिस्ट्रेट भत्ता तय करेगा तब भत्ता मिलेगा। तो उस समय तक क्या करेंगे ये लोग बेचारे? तो ये कह रहा उस समय तक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अंतरिम भत्ता तय कर सकता है। अंतरिम भत्ता कि भैया हमने अभी जो भी रकम तय करी है, बाद में जो भी डिसाइड होगा उसके हिसाब से तय हो जाएगी, तो वो अंतरिम भत्ता भी तय कर सकता है। अंतरिम भत्ता मतलब जैसे आपने आवेदन लगाया, अब आवेदन लगाया, आपने कहा कि भाई हालत खराब है, न्यायालय में आपने आवेदन दिया, आपने कहा कि भैया जब तक कुछ ना कुछ तो दिलाया जाए। अब भत्ता तय होने में हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जितने भी लगे, तो उस समय तक क्या करेंगे जी लोग? तो न्यायालय क्या काम करता है? न्यायालय कहता है कि भैया अंतरिम भत्ता आप लेते रहिए जब तक हम तय नहीं कर देते, जब आपका तय हो जाएगा उस हिसाब से दिलाने लगेंगे। तो न्यायालय अंतरिम भत्ता भी दिला सकता है और साथ ही साथ जो खर्चा होगा इनका वो भी दिला सकता है। जो वकील की फीस वगैरह जो भी खर्चा हो रहा है इनका, वाद करते हैं तो खर्चा तो होता ही है, तो वो खर्चे का भी आदेश दे सकता है कि भैया इनका खर्चा दो, और प्लस जब तक हम जो भत्ते की रकम है अगर तय नहीं कर देते तो वो रकम भी आप इनको देते रहिए। तो अंतरिम भत्ता कहते हैं उसको। ठीक है, तो न्यायालय अंतरिम भत्ता तय कर सकता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको आवेदन लगाना पड़ता है, कहना पड़ता है न्यायालय से कि भैया जब तक तय नहीं हो जा रहा तो अंतरिम भत्ता तो तय कर दो, तो न्यायालय अंतरिम भत्ता तय कर सकता है। और इसमें भी जो है सब, इसमें भी टाइम होता है जैसे ऊपर समय अवधि के भाई कब तक देना है, समय समय पर निर्देश दे सकता है। परंतु आगे और भी लिखा है, परंतु यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाई के व्ययों का कोई आवेदन यथा संभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की तामील की तारीख 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ये कह रहा है कि भैया जो निपटारा किया जाएगा भत्ते का 60 दिन के भीतर, ये जो तामील के 60 दिन के भीतर, ये तारीख है तामील के 60 दिन के भीतर। ये कह रहा है कि जो मैटर है, मतलब भत्ते की जो मैटर है जो न्यायालय भत्ता तय करेगा, तो ये कि अब अंतरिम भत्ता न्यायालय ने तय कर दिया, अब दूसरे व्यक्ति को इसमें नोटिस जाता है, आप जानते हैं जिसको जिससे भत्ता लेना है उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो उसी के बारे में कह रहा है, उस व्यक्ति को जैसे ही नोटिस हो जाता है, नोटिस की तामील हो जाती है, नोटिस की सूचना हो जाती है, वो आ जाता है, उसके 60 दिन के भीतर, मतलब उसको सुनने के बाद कुल मिला के न्यायालय क्या करेगा? 60 दिन के भीतर जो है भत्ते की रकम क्या करेगा? तय कर देगा। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिकली होता भी नहीं है ऐसा कि 60 दिन में तय हो गई हो, कभी हो भी जाती, कभी कभी, मोस्टली नहीं होती। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 60 दिन के भीतर न्यायालय कोशिश करेगा कि वो जो है भत्ता तय कर दे। ठीक है, तो न्यायालय 60 दिन के भीतर भत्ता तय कर देगा। इन केसों में अधिकतर पता है क्या होता है? इन केसों में अधिकतर प्रैक्टिकली जो देखा होगा 3-3 बार तो नोटिस जाते हैं, तब तो आते हैं वो लोग, जिस पार्टी से भत्ता मांगना हो उसको 3-3 4-4 बार तो नोटिस करने पड़ते हैं, तब जाके वो न्यायालय में उपस्थित होते हैं। पहले नोटिस में तो उपस्थित होते ही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा जब नोटिस जाता है तब कि भैया अब आ जाओ, नहीं तो भैया तुम्हारे लिए वारंट जारी करेंगे, फिर तब जाके ये लोग आते हैं, फिर जाके कार्रवाइयां चलती हैं, फिर जाके जो है भत्ता तय हो पाता है। तो तब तक के लिए न्यायालय अंतरिम भत्ता तय कर देगा, और जो जैसी सुनवाई होगी उसके 60 दिन के भीतर न्यायालय क्या करेगा?
60 दिन के भीतर जो है न्यायालय जो है भत्ते को तय करेगा। जी तो 60 दिन की अवधि भी याद रखना है, कितने दिन में तय करेगा न्यायालय? 60 दिन में कोशिश करेगा कि भाई 60 दिन के भीतर भीतर सुनवाई की तारीख जो है, तामील की तारीख से जो है 60 दिन के भीतर जो है मामले को निपटाया जाए, कोशिश की जाए। बाकी पत्नी अवयस्क का अर्थ छोड़िए, इसमें पत्नी के में भी ये भी याद रखा है कि पत्नी का अर्थ यहाँ जो है तलाकशुदा हो गया तो वो भी शामिल, मतलब तलाकशुदा पत्नी है तो वो भी जो है मेंटेनेंस मांग सकती है, ठीक है। अलग रह रही पति से वो तो मांग ही सकती है। इसके अलावा अगर विवाह विच्छेद हो गया है और उस पत्नी ने जो है दूसरा विवाह नहीं किया है, तो जब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक वो अपने जो भी पति है उससे भरण पोषण मांग सकती है, ठीक है। और अवयस्क व्यक्ति का अर्थ यहाँ वही लिखा है जो वयस्कता अधिनियम के अधीन जो है वयस्क नहीं हुआ है, तो वो तो कॉमन बातें हैं। आगे दूसरा क्लॉज जो है इसका ये कहता है भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्रवाई के लिए व्ययों के आदेश की तारीख से या ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति भरण पोषण अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय के लिए आवेदन की तारीख से संदेह हो गए। तो ये व्यय की बात कह रहा है, खर्चे के बारे में तो अपन बात कर ही ली थी पहले कि भैया जो व्यय है जो खर्चा है वो कब से दिलाया जाएगा? आवेदन की तारीख से। आवेदन की तारीख से, आवेदन की तारीख से जैसा न्यायालय समझे, तो जब से आवेदन लगाया उसकी तारीख से। जो खर्चे कह रहा है कुल मिला के खर्चे जो है आप बात करोगे किसी के खिलाफ तो जो खर्चे होते, अब सामने वाला तो बेचारा खुद ही भरण पोषण मांग रहा है तो व्यय कैसे करेगा? तो जो खर्चे वगैरह होते हैं ना, बाद के खर्चे, वकील की फीस हो गई, आपने जो आवेदन न्यायालय में करा वो फीसें हो गई, वो सारे खर्चे भी न्यायालय जो है दिला सकता है, उसके लिए भी आदेश दे सकता है। और ये कब से दे होंगे? आवेदन की तारीख से संदेह होंगे, ये लिखा है आवेदन की तारीख से संदेह होंगे, ठीक है। आगे कहता है तीसरा क्लॉज, यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट दे रकम की ऐसी रीति के उद्धृत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है और जैसी रीति जुर्माने उद्धृत करने के लिए उपबंधित है और वारंट के निष्पादन के प्रत्येक माह के न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्रवाई के व्यय जिसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 माह तक की अवधि के लिए अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दी जाती है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंड दे सकता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है कि भैया अब कई व्यक्ति, मैंने कहा ना इसमें अधिकतर यही होता है, देते नहीं है लोग, जबरन जब न्यायालय वसूलता है तभी देते हैं, बड़े आसानी से नहीं देते। वो उनका रीजन यही होता है कि भाई परेशान करो सामने वाले को, अपने आप 9 पे जाएगी जी, जो सामने वाले की सोच यही रहती है इन केसों में कि भैया नहीं देना, और न्यायालय ने जबरन ले लिया तो 1-2 महीना देते हैं फिर गैप कर देते हैं, भले ही उनको पता है कि उस पर पेनल्टी लगेगी, उस पर न्यायालय ब्याज भी लेगा, है ना, वो सब लेता है, लेकिन फिर भी ये लोग यही करते हैं कि भैया अगर नहीं है तो 4-5 महीने 6 महीने साल भर परेशान करो, फिर आवेदन लगाओगे, फिर न्यायालय, इसमें आवेदन बार बार लगाने पड़ते हैं, आपको नहीं मिला फिर आवेदन लगाओ आप न्यायालय में कि भैया दे नहीं रहा हो, 2 महीना दिए अब नहीं दे रहा तो फिर आवेदन लगाओ। तो वही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है न्यायालय का आदेश का नहीं करता, अनुपालन करने में असफल रहता है या जानबूझकर नहीं करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? स्वाभाविक सी बात है, न्यायालय वारंटी जारी करेगा। क्या करेगा? वारंट जारी करके क्या करेगा? जैसे जुर्माना वसूल किया जाता है वैसे वसूलेगा। जो रकम है कैसे वसूलेगा? जुर्माने के जैसे वसूलेगा। जो रकम है वो कैसे वसूलेगा न्यायालय? जुर्माने के जैसे। फिर क्या करना पड़ेगा? जब समन कर करके थक गया न्यायालय, वो नहीं आता, नहीं चुकाता, तो न्यायालय क्या करेगा? वारंट जारी करेगा और जो रकम है उसको कैसे वसूलेगा? जैसे कि जुर्माना वसूल किया जाता है। और ये कह रहा है कि फिर भी नहीं देता है तो प्रत्येक माह के लिए, प्रत्येक माह मतलब प्रत्येक माह का जो भत्ता है उसके लिए उसको जो है प्रत्येक माह के भत्ते के लिए जो लिखा है 1 माह की सजा होगी, प्रत्येक माह के भत्ते के लिए, मतलब इस महीने का भत्ता नहीं दिया उसके लिए जमा नहीं करता तो 1 माह की सजा होगी। कितनी होगी? 1 माह की सजा होगी। हर माह के लिए सजा है। इस माह का नहीं देते तो 1 माह, अगले महीने का नहीं देते फिर 1 माह, अगले महीने का नहीं देते फिर 1 माह, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई अधिकतम कितनी होगी? फिर क्या जिंदगी भर बना रहेगा? नहीं, उसके लिए भी प्रोविजन है, आगे आगे आएगा, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो भैया 1 माह की सजा जो है उसको हर महीने के हिसाब से होगी। हाँ, वो चुका देता है बीच में, जैसे 1 माह है फिर वो बीच में जमा कर देता, छोड़ दिया जाएगा,
नहीं करता जमा तो बना रहेगा जेल। तो हर महीने की जो है उसके लिए वो या तो वो 1 महीने की पेमेंट करे या 1 महीना जेल में रहे। ठीक है, ये है। अगले महीने नहीं करेगा तो फिर अगले महीने के लिए जेल में रहे, उसका पेमेंट कर देता है तो छोड़ दिया जाएगा। तो उसी के बारे में है कि हर माह के लिए उसे कितना दंडादेश भोगना पड़ेगा, 1 माह का जो है सजा भोगनी पड़ेगी। अगर वो दे देता है तो छोड़ दिया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु इस धारा के अधीन दे रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक कि उस रकम को उद्धृत करने के लिए तारीख से जिसको वह दे हुई थी 1 वर्ष की अवधि के अंदर आवेदन नहीं किया जाता। ये भी शर्त है, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। मैंने कहा ना इस अधिनियम में इस जो मेंटेनेंस है इसमें आवेदन करने पड़ते बार बार। तो आवेदन ये कह रहा है कि भैया आपकी जो रकम नहीं मिली है, आपको जो मेंटेनेंस नहीं दिया है, जिस व्यक्ति से आप मांग रहे हैं उसने अगर आपको मेंटेनेंस नहीं दिया है तो आपको 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। 1 वर्ष के भीतर अगर आप आवेदन नहीं करते तो न्यायालय आपका आवेदन ग्रहण नहीं करेगा। इसमें लिमिटेशन आ गई। मतलब ये कि आपको अगर कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा जिससे आपने मेंटेनेंस मांगा है, जो तय हो गया, मान लो कई बार मैंने बताया ना मोस्टली यही होता है कि शुरू में देते नहीं है, फिर जबरन न्यायालय ने करा तो फिर वसूला जाता है। ठीक है, वसूल लिया, 1-2 महीने उसने दिया, न्यायालय में जमा करा दिया, वसूलता है, फिर 1-2 महीना देता है, फिर नहीं देता आदमी। अब फिर नहीं देता है तो जिस आदमी को नहीं दे रहा उसको 1 साल की अवधि है, उसको 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 1.5-2 साल बाद आ रहे हैं कि साहब उनने वो 6 महीने की किस्तें नहीं दी थी पहले, तो वो नहीं मान्य होगा। 1 वर्ष के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा न्यायालय में दोबारा कि श्रीमान ये हमारे जो है जो तय हुआ था उसकी जो है रकम नहीं दे रहा है। तो इसके लिए समय अवधि कितनी है, 1 वर्ष, तभी न्यायालय जो है वो रकम आपको दिलवाएगा। ठीक है, तो बार बार आवेदन करने पड़ते हैं, मोस्टली इसमें बार बार ही करने पड़ते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए आगे, 1 वर्ष की अवधि हो गई, ये भी याद रखना है। 60 दिन की अवधि वो भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो भी याद रखना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो है ही, और अगर इसमें क्वेश्चन ये आ जाए कि भैया जो भरण पोषण भत्ते की कार्रवाई है वो कहाँ हो चलेगी, भरण पोषण न्यायालय भरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष चलेगी या जहाँ फैमिली कोर्ट होते हैं, तो दोनों ही सही है। अगर जहाँ फैमिली कोर्ट होते हैं वहीं चलती है, आजकल स्पेशल फैमिली कोर्ट बना दिए गए, वहां चलती है। और अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो है ही, उसके समक्ष चलती है। ठीक है, सब जानते प्रैक्टिकली कहाँ चलेंगे ये मामले, फैमिली कोर्ट में चलते हैं। लेकिन अगर कहीं फैमिली कोर्ट नहीं है तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी सुन सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और फैमिली अलग से बना दिए कोर्ट तो वहां चल जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है परंतु यह और की यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है कि उसका वह समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। ये सभी लोग कहते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करने को तैयार है, वो कहता है भैया हम मेंटेनेंस करने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि जो पत्नी हमारी जो है वो अलग रह रही है, वो हमारे साथ रहे। तो ये मोस्टली होता है, यही लगाते लोग आप जो मेंटेनेंस देते हैं, वो कहते हैं भैया हम मेंटेनेंस देने को तैयार है, पत्नी हमारे साथ रहे। तो इसकी भी न्यायालय जांच करेगा। अगर कोई प्रस्तावना करता है, जो पक्षकार जो आपको मेंटेनेंस दे रहा है, अगर वो प्रस्तावना करता है कि पत्नी हमारी साथ रहे और हम उसका जो भी खर्चा वगैरह उठाएंगे, तो न्यायालय उसका विचार करेगा। न्यायालय विचार करेगा कि भाई पत्नी जो रहने का जो इनकार करने के जो आधार है, जो वजह है, वो सही है या नहीं है। अगर पत्नी के न्यायालय को लगता है कि पत्नी अलग रहने का जो न्याय संगत आधार है, उसको लगता है कि नहीं पत्नी जो मना कर रही है, अगर इसकी कोई न्याय उचित वजह है, न्याय उचित आधार है, तो फिर जो है न्यायालय जो है भरण पोषण तय कर सकता है। अगर न्यायालय को दोनों ही बातें आती है इसमें, अगर न्यायालय को लगता है कि पत्नी बेवजह ही जो है मना कर रही, इनकार करी, कोई आधार वाधार है नहीं, तो फिर न्यायालय नहीं दिलाएगा। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा प्रैक्टिकली इसमें ये होता है कि न्यायालय ये कहता है कि भैया 2 दिन जाके रह के देख के आओ, 4 दिन देख के आओ, नहीं रहे तो बताना। मोस्टली यही होता है, जज लोग यही कहते हैं कि भैया 4 दिन देख के आओ, हमारी जिम्मेदारी पे जाओ, हम दे रहे हैं गारंटी। क्योंकि देखिए फैमिली मैटर होते हैं, तो कोई भी कोर्ट नहीं चाहता कि जो है रिश्ते परिवार जो है टूटे, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था, सबसे ज्यादा व्यवस्था यही रहती है कि भाई राजीनामे हो जाए, निपट जाए मामले, घर के होते हैं ना, इसीलिए कोर्ट भी यही कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा इनमें राजीनामे हो जाएं। तो वो कहता है कि भैया जाइए, आप देखिए, 7 दिन के लिए चले जाइए, 2 दिन के लिए चले जाइए,
वहां जाके देखिए ये आदमी सुधर गया है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली पत्नियों का एक ही आरोप रहता है कि मारता पीटता है और शराब पीता है और जुआ खेलता है। ये कॉमन शब्द आप देखेंगे, क्या कहते हैं, इनकी एप्लीकेशन होती है उनमें यही रहता है, एक ही पर्टिकुलर लाइन रहती है कि शराब पीता है, जुआ खेलता है और मारा पीटी करता है। इसलिए तो वो न्यायालय वही कहता है कि भैया हम अपने उस पर भेज रहे हैं आपको, आप जाइए, और जब आपका अगर ये फिर भी नहीं करता है तो फिर मतलब इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यायालय भेजता है, कोशिश करता है। तो कुल मिला के कोशिश करता है न्यायालय कि निपट जाए मामला, राजीनामा हो जाए, तो यही कोशिश न्यायालय की रहती है इसमें। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर पत्नी अलग रहने से इनकार करती है तो उसकी जांच करेगा न्यायालय। जांच करने के बाद न्यायालय को अगर ठीक लगता है कि पत्नी की जो वजह ठीक है, उचित है ना, तो फिर न्यायालय मेंटेनेंस तय कर सकता है बगैर ओके, ये मतलब बात को अस्वीकार करती कि वो आपके साथ रहेगी। अगर पत्नी की वजह सही है, ठोस आधार है, तो न्यायालय मेंटेनेंस तय कर सकता है। परंतु है इसमें भी स्पष्टीकरण है दो, सॉरी, यदि पत्नी ने पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इंकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये आधार स्पेशली लिख दिया है कि अगर कोई पति किसी स्त्री से विवाह कर लेता, मतलब उसने दूसरा विवाह कर लिया उसने, भाई विवाह कर लिया तो पत्नी क्या करेगी, वहां जाके वो मना करेगी कि भाई हम नहीं रह सकते, या वो रखेल रखता, रखेल मतलब बगैर विवाह के किसी स्त्री को रखता है, ठीक है, बगैर विवाह की स्त्री को रखता है, बगैर विवाह के, ठीक है, बगैर विवाह को उसने किसी अन्य स्त्री को रख लिया है, तो ये दो वजह ऐसी हैं जिनके आधार पर पत्नी उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है, और ये जायज वजह है, इसको न्यायालय निकार नहीं सकता। न्यायालय ये नहीं कह सकता कि भैया तुम चली जाओ तो वो भाग जाएगी कि चिंता मत करो, ऐसा नहीं। न्यायालय पत्नी मना कर सकती है इन दो वजहों पे। न्यायालय इसके लिए पत्नी को मजबूर नहीं कर सकता कि जाके पति के साथ रहो, ठीक है। जो गांव में होता है वैसा काम नहीं होता न्यायालय में। न्यायालय कहेगा कि भैया अगर आपका पति इस तरीके का है कि दूसरा विवाह कर लिया है, या विवाह करने के बाद या विवाह के बगैर किसी स्त्री को रखा है, तो पत्नी इनकार कर सकती है, ये वजह है। और न्यायालय इसके आधार पर पत्नी से ये नहीं कह सकता कि जाइए वहां रहिए, फिर भी नहीं, ये वजह है उचित, इसके आधार पर पत्नी इनकार कर सकती है, ठीक है, पति के साथ रहने से। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, विवाह कर लेता है अन्य स्त्री से या रखेल रखता है, ये क्वेश्चन आता है आपका। ये पत्नी का पति से पृथक रहने का क्या है, विधिक आधार है एक, ठीक है, इनकार कर सकती, डिनाय कर सकती। आगे देखिए चौथा लिखा है, कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ता और कार्रवाई के व्यय प्राप्त करने की हकदार ना होगी। ये भी आता है क्वेश्चन, यदि वह जारता की दशा में रह रही है, अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, अथवा यदि वह पारस्परिक सहमति से पृथक रहते हैं। इसमें तीन वजह आई हैं, इसमें तीन वजह आई हैं जो एक तरीके से ये मान लीजिए कि पत्नी को उसमें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। कब नहीं मिलेगा, जब पहला कह रहा है कि जब पहली वजह है जारता, कि अगर पत्नी जारता की स्थिति में रहती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कह रहा है कि पर्याप्त कारण के बिना, मैंने ऊपर ही पढ़ाया था वही है ये, पर्याप्त कारण के बगैर। अब पर्याप्त कारण के बगैर कह रही है कि भैया मतलब हम तो साथ में नहीं रहेंगे, हमें नहीं अच्छा लगता, बोले सास ससुर रहते, बोले इसीलिए मजा नहीं आता, वहां नहीं रहेंगे कहीं, तो ये कोई वजह नहीं होती, ये कोई कारण नहीं होता, ठीक है। तो न्यायालय को उचित कारण होना चाहिए, आपको अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। पति मारता पीटता है, वो एक उचित कारण हो सकता है, पति शराबी है हो सकता है, पति से आपको जान का खतरा है, उचित कारण हो सकता है, जारता क्या कहते हैं, पति आपका अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है, ये तो आधार है ही, किसी अन्य स्त्री को रख लेता है तो भी ये आधार है, लेकिन कोई पर्याप्त आधार होना चाहिए, ठोस वजह होना चाहिए, ये कोई वजह नहीं होती। इसमें एक केस भी था जिसमें एक बहू ने कहा कि बोले जी अपने माता पिता को अलग कर दे तो हम इसके साथ रहेंगे, तो ये कोई वजह नहीं होती पत्नी की पति से अलग रहने की, कि अपने माता पिता को छोड़ दे और हम उसके साथ रहेंगे, तो ये पर्याप्त वजह नहीं मानी गई, ठीक है। तो ये न्यायालय डिसाइड करता है कि भी कौन सी वजह पर्याप्त है, कौन सी वजह पर्याप्त नहीं है, ठीक है। एक है तीसरा इसमें आपसी सहमति, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसी सहमति। ये तीन वजह हैं जिन पर पत्नी को जो है मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये तीन वजह ऐसी हैं, पर्याप्त कारण के बिना, पूरा सेंटेंस लिखना जरूरी, के बिना
ठीक है, ये 3 ऐसी वजह है जिनके आधार पर अगर पत्नी मेंटेनेंस मांगना चाहे तो नहीं मांग सकती। जारता का मतलब जैसा पुरुष कर रहा था वैसे स्त्री कर रही, इसके भी किसी अन्य पुरुष से संबंध है ना? जारता का मतलब होता है किसी अन्य पत्नी पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध, ठीक है? तो वो जारता की कंडीशन में आता है। अब हालांकि इस चीज को साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन साबित की जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं साबित की जा सकती, लेकिन हाँ साबित करना मुश्किल है, लेकिन लोग साबित कर सकते हैं। अगर आप साबित कर देते हैं कि जो पत्नी है वो जारता की स्थिति में रह रही है, ठीक है, किसी की पत्नी का किसी मान लो किसी की पत्नी है किसी पुरुष से दोस्ती, तो उसको जारता नहीं मानता न्यायालय। यहाँ भी एक भी बात ध्यान में रखें आप कि अगर कोई कहे कि मेरी पत्नी के फलाने से इस कोई संबंध है और वो कहता है वो उससे बातें करती, फोन पे बातें करती, तो वो जारता नहीं होती। किसी पुरुष से किसी स्त्री की दोस्ती जारता की श्रेणी में नहीं आती, जारता अलग होती है। तो ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें पतियों ने कहा कि साहब ये फलाने पुरुष से बात करती है, ये फलाने पुरुष के साथ घूमती, तो किसी के साथ घूमना फिरना बात करना जारता नहीं होता, ठीक है, उसमें न्यायालय ने कहा है। तो केवल आप इस ऐसे लांछन नहीं लगा सकते किसी भी स्त्री पे कि वो जारता में रह रही है। अगर उसके किसी पुरुष से बात करती है तो वो जारता नहीं होती। जारता के लिए इसीलिए मैंने कहा कि जारता सिद्ध करना मुश्किल होता है, ठीक है। एक प्राइवेसी टाइप की बात हो गई कि आप उसको साबित कर ले, किस तरीके से करेंगे वो आप जाने। तो ये साबित करना पड़ेगा पूर्ण रूप से आपको, तब वो जारता का जो है वो पत्नी जो है उसमें जो है मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। केवल इतना कह देना कि साहब हमने देखा था वो वहां पे फिल्म देखने गए थे, वहां कैफे में गए थे, कॉफी पी रहे थे, घूमते हैं फिरते हैं, तो ये जारता नहीं होती भाई। ये तो दोस्ती होती। दोस्ती अगर किसी की किसी से लड़के लड़की किसी की भी हो तो वो जारता नहीं होती, उसको न्यायालय जारता नहीं मानता। जारता सिद्ध करना मुश्किल होता है, उसके लिए फिर आपको जासूस लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप साबित कर पाओगे, ठीक। दूसरा, पर्याप्त कारण की बात कर लें तो पर्याप्त कारण होना चाहिए, कोई उचित वजह होना चाहिए पत्नी की अपने पति से अलग रहने की, ठीक है। तब जाकर जो है पत्नी जो है, अगर उचित वजह नहीं है, बेवजह अलग रह रही है, तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे अच्छा वजह तो ये है आपसी सहमति। अगर पति पत्नी दोनों राजी हैं, अलग अलग रह रहे हैं कि भैया हमारी नहीं पटती, जो ये समझदार लोगों की निशानी है कि भाई नहीं पढ़ रही, देखिए दो इंसान है नहीं पढ़ रही, अलग अलग रही, तो अलग अलग रह रहे हैं। ये कहते हैं कि भैया हम दोनों कोई नहीं पढ़ रही, अलग अलग रह रहे हैं। जब आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर उसमें मेंटेनेंस की बात ही नहीं आती। तो ये तीन जो वजह हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको परीक्षा में आपकी आती हैं कि अगर आपसी सहमति से पति पत्नी अलग हैं और रहते हैं तो फिर जो है मेंटेनेंस पत्नी को नहीं मिलेगा। तो ये तीन वजह हैं जिनके आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। एक जारता, दूसरा पर्याप्त कारण के बिना, और तीसरा आपसी सहमति। आपसी सहमति के आधार पर मेंटेनेंस नहीं मिलता, ठीक है। ये तीन वजह है। आपसी सहमति कह लीजिए या पारस्परिक सहमति कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इनके आधार पर जो है नहीं मिलेगा। एक मिनट। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया मेंटेनेंस की जो है रकम क्या होगी। भाई मेंटेनेंस की रकम इसमें तय नहीं है कि कितनी भी हो सकती है। पहले एक रकम हुआ करती थी 500 रुपए 1000 रुपए, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भी जो है मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है, कितनी भी रकम का जो है मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। हालांकि जो है मध्य प्रदेश में जो है कुछ संशोधन हुआ था 1998 का, उसमें 3000 रुपए के करीब जो है मेंटेनेंस की दर थी, लेकिन वो कोई मतलब की नहीं, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि भैया कोई मेंटेनेंस की रकम जितनी न्यायालय चाहे उतनी दिला सकता है, ठीक है। जितनी न्यायालय चाहे उतनी दिला सकता है। पहले तो एक तरीके से जो 500 रुपए 1000 रुपए जो दिलाए जाते थे कोई मतलब का नहीं था, इस धारा का कोई उद्देश्य ही नहीं होता था। फिर क्या मतलब है किसी को 1000 रुपए 2000 रुपए से क्या हो रहा है आज के जमाने में, ठीक है ना। तो इसलिए अब प्रोविजन कर दिया गया है कि जितना न्यायालय उचित समझे उस हिसाब से मेंटेनेंस दिलाता है, ठीक है। उस हिसाब से न्यायालय क्या दिला सकता है, मेंटेनेंस दिला सकता है। अब देख लीजिए थोड़ा सा प्रक्रिया है इसकी 126 की। अब ये धारा इसलिए पढ़ा क्योंकि धारा 125 ही है जो है सब। 127 उसका भत्ते में परिवर्तन के लिए आवेदन है, वो याद रखना है आपको। 126 जो है इसकी प्रक्रिया है, सेक्शन 126 ये प्रक्रिया है। 125 इंपॉर्टेंट धारा है और 127 याद रख लेना। 27 किस लिए याद रख लेना कि भाई भत्ते में परिवर्तन भी तो होता है। अब परिवर्तन के लिए आवेदन कहाँ लगाओगे, 127 में लगाओगे। 126 जो है प्रक्रिया के बारे में कहता है। प्रक्रिया के बारे में काय की प्रक्रिया आपकी, सॉरी 126 काय की 125 के अधीन जो कार्रवाई है, तो ये कह रहा है कि कहाँ की जा सकती है, जिले में कहीं भी की जा सकती है। तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है, ये तो आप जानते ही हैं। कहाँ की जा सकती है, जहां वह अथवा
जहां उसकी पत्नी, कुल मिला के जहां निवास करते, निवास स्थान पे की जा सकती है, सीधा याद रखें, निवास स्थान, पति या पत्नी दोनों ही का जो निवास स्थान है वहां की जा सकती है, निवास करते हैं। इसके अलावा अंतिम बार जहां निवास किया था उनने, अंतिम बार, निवास स्थान का मतलब दोनों की, पति जहां रहता वहां भी कर सकते हो, पत्नी जहां रहती है वहां भी कर सकते हो, दोनों का निवास स्थान था। चाहे आप मायके में कर लो, ये याद रखो, चाहे ससुराल में कर लो, ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, अब बात आ गई कि भाई कहाँ, अब मान लो नौकरी पेशा आदमी था, शादी कहीं दूसरे, मतलब कोई दो शहरों के थे, अब तीसरे जगह नौकरी करते थे, वहां रहते थे, तो वहां भी कर लो, वहां भी कर सकते हो, है ना। तो अंतिम बार जहां रहे वहां भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है अपनी पत्नी के साथ धर्मज या धर्म संगत निवास किया, ठीक है। ऐसी कार्रवाइयों के कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है अथवा उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, तब उसके प्लीडर की, ये तो उपस्थिति की, ये तो पहले बाद की बात हो गई। आप कुल मिला के याद रखें कि आप ससुराल में कर लो बात, चाहे मायके में कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप नौकरी पेशा थे, आपका पति नौकरी करता था, आप कहीं और रहते थे, ससुराल मायके से अलग रहते थे, वहां जब वो आपने अंतिम बार निवास किया तो वहां भी करते हो, तो किसी भी जगह कर सकते हो जहां आप रहे हो कुल मिला के, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब दूसरा इसका क्लॉज ये कहता है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी वो पक्षकार की उपस्थिति में की जाएगी, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि फैमिली मैटर है, उपस्थिति इसीलिए जरूरी है, उपस्थिति, ये कह रहा है उपस्थिति में की जाएगी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से छूट हो तब प्लीडर के सामने की जा सकती है, सामान्यतः उपस्थिति में ही की जाती है। उपस्थिति में इसीलिए की जाती है कि न्यायालय, मैंने कहा ना कि इन मैटरों में न्यायालय कोशिश करता राजी ना, अब जब उपस्थिति नहीं होंगी तो कैसा, तो कोई वजह हो सकती है कि न्यायालय ने छूट दे दी गई हो व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की, तो उन मामलों को छोड़ करके पक्षकारों की उपस्थिति में ही कार्रवाई होती है। आपने देखा भी होगा कि पति पत्नी खड़े रहते हैं, दोनों को सुनता है न्यायालय, फिर पति को सुनेगा, पत्नी को सुनेगा, दोनों की बात होती, तो उपस्थिति में होगी कार्रवाई, ठीक है। जो पक्षकार होते हैं उनकी उपस्थिति में ही होगी। अगर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट ना दे दी गई हो, तो अगर छूट दे दी गई, वजह हो सकती है कि भाई बीमार था, कोई आ नहीं पा रहा है, कुछ ऐसी वजह है, तो फिर प्लीडर की उपस्थिति में हो सकती है, नहीं तो जो है पक्षकार उनकी उपस्थिति में कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा है व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति, आगे तो हो गया, प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और वह श्रीसी से समन मामलों के लिए विहित है, और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा समन मामलों। और हाँ, जिस आगे जो कह रहा है कार्रवाई कैसे होगी, जैसे समन मामलों में लिखा है कि समन मामलों में जैसे होती है उस हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। परंतु आगे लिखा है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। ये कह रहा है कि भैया अगर समन मामलों की जैसे प्रक्रिया निपटाएगा, और ये कह रहा है कि अगर न्यायालय को लगता है कि जिस व्यक्ति को उपस्थिति के लिए पेश करने के लिए न्यायालय ने नोटिस भेजा था, समन भेजा था, वो व्यक्ति जानबूझकर बच रहा है, तो न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है। एक पक्षीय कार्रवाई का मतलब है कि बगैर सुने मेंटेनेंस तय कर देगा, सामने वाले से पहले बुला रहे हैं कि भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ रहे तो न्यायालय कहेगा कि भैया ठीक है नहीं आओ, हम मेंटेनेंस तय कर देंगे। तो न्यायालय एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है, मेंटेनेंस तय कर सकता है बगैर सुने सामने वाले पक्षकार को। अब बगैर सुने की बात तो इसलिए कि भाई आपको तो कई बार बुलाया गया, आ ही नहीं रहे हो, तो फिर न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है। एक पक्षीय कार्रवाई का मतलब यही है कि बगैर सुने न्यायालय मेंटेनेंस तय कर सकता है। आगे और भी चीज है, एक पक्षी रूप से सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है, और ऐसा दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 माह के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण ऐसे निबंधनों के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चों के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी है, मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। अब ये कह रहा है एक पक्षी कार्रवाई को अपास्त, देखिए एक पक्षी कार्रवाई क्योंकि न्यायालय ने ये सामने वाला पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, अब सामने वाला पक्षकार उपस्थित हो रहा है और कह रहा है कि नहीं साहब एक पक्षी क्यों कर दिया आपने, मैं तो आने ही वाला था, मुझे तो सूचना नहीं मिली, तो उसके लिए 3 माह का समय है उसके पास, 3 माह का समय है उसके पास। क्या समय है उसके पास 3 माह का, कि भाई जो एक पक्षीय कार्रवाई न्यायालय ने की है उसे अपास्त कर दिया जाए। अपास्त करा सकता है, कैंसिल करा सकता है, अपास्त करा सकता है। अब आप कहोगे एक पक्षी कार्रवाई अपास्त हो जाएगी तो क्या मतलब ये है कि भाई इसको सुन लेंगे फिर इसको सुनने के बाद तय कर देंगे, जो न्यायालय ने बगैर सुने तय किया था। अगर ये आके 3 माह के भीतर, जब न्यायालय ने एक पक्षी कार्रवाई की थी उसके बाद जो है 3 माह के भीतर ये व्यक्ति अगर उपस्थित हो जाता है और अच्छे कारण बता देता है अपनी अनुपस्थिति के, और न्यायालय अगर इसकी बात से सहमत हो जाता है, तो न्यायालय कार्रवाई को अपास्त कर सकता है। मतलब फिर इसको जो रेगुलर ट्रायल चलता है
जैसे रेगुलर इसको सुनेगा उसके बाद तय कर देगा। तो न्यायालय उस कार्रवाई को क्या कर सकता है, अपास्त कर सकता है। तो ये याद रखना है कि एक पक्षी कार्रवाई को अपास्त करने के लिए कितने माह का समय है, 3 माह का समय है व्यक्ति के पास। 3 माह के भीतर वो उपस्थित होकर कारण बता सकता है। तो ये भी याद रखना है, एक पक्षी कार्रवाई जो है अपास्त करवाई जा सकती है कितने माह के भीतर, 3 माह के भीतर अपास्त कराई जा सकती है, उसे कैंसिल कराया जा सकता है। अब देखिए कारण तो आपको बताने पड़ेंगे, बगैर कारण से तो काम चलेगा नहीं। तो अगर आप उचित कारण बताते हो तो। आगे कहता है धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वे खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत हो। ये तो आप जानते हैं, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके ही लगा सकते हो, खर्चे भी दिलाता है न्यायालय। खर्चों के बारे में भी आदेश देगा कि भाई जो खर्चे हुए हैं दोनों पार्टियों में से, सॉरी दोनों पार्टी नहीं, जो आवेदन जिसने लगाया है जो खर्चे हैं उसके बारे में भी न्यायालय आदेश देगा। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया कैसी, समन है, एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है न्यायालय, एक पक्षीय कार्रवाई को अपास्त कराया जा सकता है। कैसे कराया जा सकता है, 3 माह के भीतर। 3 माह के भीतर आवेदन लगा के आप जो है एक पक्षी कार्रवाई को क्या करा सकते हैं, अपास्त करा सकते हैं। लेकिन कारण बताने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप आ गए वो आ गए और पहले नहीं आ रहे थे फिर आ गए, जब एक पक्षी कार्रवाई हुई और बोले हम आ गए अब कर दो खातना, तो उसके लिए कारण तो बताओ कहाँ से आ गए, पहले तो नहीं आ रहे थे अब कहाँ से आ गए। ठीक है, 127 देखिए, 127 क्या कहता है, सेक्शन 127, 127 क्या कहता है, 127 कहता है भत्ते में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है, याद रखें, भत्ते में परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए जिंदगी बदलती है, समय बदलता है, खर्चे बदलते हैं, आय बढ़ती भी है और घटती भी है, दोनों मामलों में लागू होता है ये, और दोनों लोग लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों लोग, ऐसा नहीं कि केवल लड़की लगा सकती, लड़कियां तो बढ़ाने के लिए लगा सकती, लड़के घटाने के लिए लगा सकते हैं कि साहब पहले मैं 20,000 कमाता था, प्राइवेट जॉब करता था, अब मेरी जॉब चली गई, अब मैं कहीं वैसे ही काम कर रहा हूँ अपना, उसमें 4-5 हजार कमा पाता हूँ, पहले मैं 10,000 दे लेता था महीने के, अब नहीं दे पाऊंगा। तो दोनों लोग लगा सकते हैं, वो भी लगा सकता है। और जो पत्नी है, अगर वो कहती कि साहब पहले बच्चा छोट मान लो स्कूल में नहीं पढ़ता था, बच्चे का मेंटेनेंस कम था, अब बच्चा स्कूल में पढ़ने लगा है, मैं खर्चा बढ़ गया है, महंगाई तो बढ़ी गई है, तो उस आधार पर वो भी लगा सकती है। तो दोनों ही लोग इसमें जो है आवेदन लगा सकते हैं, जो मेंटेनेंस मिल रहा है उसके लिए जो है आवेदन लगा सकते हैं बढ़ने के लिए कि भाई बढ़ाया जाए। ये घटाने के लिए भी लगाया जा सकता है, बढ़ाने के लिए भी लगाया जा सकता है, तो दोनों लोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पत्नी को ही इसमें अधिकार है बढ़वाने का, पति भी लगा सकता है घटाने का। अगर उसकी आय घट गई है तो अगर वो साबित कर देता है कि उसकी आय घट गई है, पहले इतनी आय थी अब आय नहीं बची, तो कहाँ से दूंगा मैं, तो वो भी लगा सकता है। और पत्नी तो लगा ही सकती है कि खर्चे बढ़ गए हैं, अब ज्यादा दिलाया जाए, पहले 10,000 5,000 10,000 जो भी मिल रहे थे अब उसका दुगना दिलाया जाए, तो वो भी लगा सकती है। ठीक है, तो दोनों लगा सकते हैं। ये इसी के लिखा है कि धारा 125 के अधीन भरण पोषण जो है मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट व्यक्ति किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली को साबित कर देता है। मैंने कहा ना, परिस्थितियों में तब्दीली को अगर साबित कर देता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये साबित कर देता है कि परिस्थितियां जो पहले थी वो अब नहीं रही हैं, पहले खर्चा 5,000 में चल जाता था, आज 20,000 कम पड़ते हैं, तो वो बदलाया जाए। पहले वो कैसा है कि पहले मैं 10,000 दे लेता था, अब मैं 2,000 भी देने के लायक नहीं हूं, तो घटाया जाए। तो अगर परिस्थितियों में चेंज हो गया है तो भत्ते में परिवर्तन के लिए जो है आवेदन लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय तो वो करेगा जो उसको ठीक लगेगा, न्यायालय देखेगा कौन जो बातें हैं ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है, न्यायालय इसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद न्यायालय को जो भी ठीक लगता है, अगर न्यायालय को लगता है बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा देगा, अगर न्यायालय को लगता है बढ़ाना नहीं चाहिए तो नहीं बढ़ाएगा। तो ये न्यायालय का विवेक अधिकार है, न्यायालय इस बात की जांच करेगा। मांगने को तो कोई भी कुछ भी मांग सकता है, लेकिन न्यायालय जांच करेगा उसकी कि जो मांग रहे हो आप वो सही मांग रहे हो कि नहीं, या जो घटाने की बात करो सही है या नहीं है। उन तीनों को चीजों को जांच करने के बाद न्यायालय का जो भी ठीक समझता है वैसा आदेश न्यायालय दे सकता है। इसमें बाकी और कुछ है नहीं, एक और देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं। इसमें लिखा है जहां मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है, ठीक है, इसमें वही बात आ गई कि रद्द या परिवर्तित कर सकता है अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो। और कुछ है इसमें, हाँ एक चीज और है इसमें। अब जैसे पति भी कर सकता है, जो मान लो पहले पत्नी को वो देता था भरण पोषण, अब उसकी पत्नी ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली, तो न्यायालय क्या करेगा, जो भत्ता दे रहा था उसको कैंसिल कर देगा। ये बात भी इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस दे रहा था, और मेंटेनेंस कब तक देता है, जब तक वो दूसरा विवाह नहीं करती। अब किसी ने दूसरा विवाह भी कर लिया
और यहाँ पति को पता भी नहीं पड़ा, वो मेंटेनेंस इससे भी लेती जा रही है और उससे शादी भी कर ली, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसके लिए भी पति को आवेदन लगाना पड़ेगा। पति आवेदन लगाएगा कि श्रीमान इनने शादी कर ली है, अब इनका दायित्व मेरा खत्म हो गया है, जो मेंटेनेंस मैं देता था वो बंद किया जाए। तो फिर न्यायालय उसको क्या कर देगा, उस आदेश को बंद कर देगा विवाह की तारीख से, पुनर्विवाह की तारीख से जो भी आदेश दिया था न्यायालय ने, वो क्या करेगा, उसको रद्द कर देगा। ठीक है, आगे लिखा है, अब एक चीज और आती है इसमें, एक चीज और आती है। आपने अभी पढ़ा कि भाई भत्ता जो न्यायालय कर रहा है मासिक आधार पर तय कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि अपनी विधि के अनुसार, जो अपनी लोकल लॉ होता है हर किसी का, उसके अनुसार अगर एक मुश्त राशि ले ली है, एक मुश्त राशि ले ली है किसी ने, एक मुश्त, आप देखा होगा एक मुश्त राशि भी ले लेते हैं कई लोग, कि एक काम करो हमें नहीं चाहिए मंथली, जो भी हमारा तय हो जाए आपस में बैठ के कि साहब इतनी रकम दे दो, बात खत्म। तो अगर इस प्रकार की अगर कोई रकम ले ली गई है किसी पत्नी के द्वारा, तो भी न्यायालय जो है भत्ते में परिवर्तन का आदेश, या कह लीजिए उसको कैंसिल कर सकता है, जो भत्ता दिलाया जा रहा था उसको कैंसिल कर देगा। तो अगर एक मुश्त राशि ले ली गई है, एक ही रकम, जो भी आपका लॉ है आपने तय, वो मोस्टली होता है ऐसा ही होता है, कुछ समय चलता है उसके बाद कहते हैं कि भैया देने वाला भी परेशान हो जाता है और लेने वाला भी, क्योंकि लेने वाला जो दे रहा है पैसा, वो उसको भी दिक्कत होती है, और वो भी बार बार लैप करता है, देता नहीं है, और लेने वाले को भी दिक्कत होती है। तो फिर यही लास्ट में यही निकलता है कि भैया इकट्ठा रकम दो, खत्म, झंझट छूटे। तो इस तरीके की रकम के बारे में कह रहा है कि अगर इकट्ठी रकम ले ली जाती है अपनी विधि के अनुसार, जो भी आप जिस विधि, जो भी आपका लॉ है उसके अनुसार ले लेते हो, आपकी जो कस्टम है उनके अनुसार अगर आप एक मुश्त राशि ले लेते हो, तो न्यायालय जो है भत्ते का जो आदेश दिया था पहले उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, कोई भी विधि है। आगे लिखा है, आगे लिखा किसी अन्य दशा में अवधि में हो उसके पति द्वारा स्त्री वास्तव में भरण पोषण की अवधि, ठीक है, बाकी उसमें कुछ और नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक चीज और कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपना अधिकार खुद त्याग देता है। मतलब अगर कोई स्त्री है वो पहले लेती थी मेंटेनेंस, अब उसको लग रहा मेरे को नहीं लेना इस आदमी से मेंटेनेंस, खुद कमाने लगी है, उसने लगा नहीं चाहिए, अगर वो स्वेच्छा से त्याग देती है तो भी न्यायालय क्या करेगा, उस आदेश को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अगर स्वेच्छा से त्याग दे कोई स्त्री, ये तो सही बात है, जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो जबरन थोड़ी दिलाया जाएगा उसे। अगर किसी स्त्री ने स्वेच्छा से त्याग दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए इस आदमी का, अगर वो अपनी इच्छा से त्याग देती है, तो अभी न्यायालय जो है मेंटेनेंस का जो आदेश दिया था उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, एक मुश्त रकम ले लेती है, स्वेच्छा से ले लेती है, या पुनर्विवाह कर लेती है, विवाह कर लेती है, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह हो जाता है, तो इन सभी आधारों पर न्यायालय जो है रकम जो है दी गई थी, जो भत्ते की राशि तय की गई थी, उसको जो है क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये सब इतने ही है इसमें, और कुछ इसमें नहीं है। आगे और लिखा है एक चीज और, एक चीज और देख लीजिए, चौथा पॉइंट इसमें देख लीजिए, चौथा पॉइंट में भी लगभग लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट कहता है किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसे धारा 125 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उसमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी एक के मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है। ये क्या कह रहा है, ये दरअसल ये कह रहा है कि कोई भी, आपने ये देखा होगा कि देखिए अब जो केस चलते नॉर्मली ये मेंटेनेंस वाले केस चलते, तो कुछ कुछ मामलों में तो केवल मेंटेनेंस चलता है, कुछ मामलों में आपने ये भी देखा होगा भैया दहेज भी लगा दिया है ना, दहेज भी लगा दिया, मैं ये आपका भरण पोषण भी लगा दिया, है ना, भरण पोषण भी लगा दिया, इसके अलावा घरेलू हिंसा भी लगा दी, सब चलते इकट्ठे, है ना, अब सब चल रहा है, घरेलू हिंसा भी ठोक दिया, ये भी ठोक दिया। इस तरीके से कुछ जब ज्यादा मैटर बिगड़ जाते तो ऐसे ही चलता है, तीनों चल रहे हैं, दहेज भी लगाया, भरण पोषण भी लगाया, घरेलू हिंसा भी लगाया। अब बात आ रही वो मेंटेनेंस की बात आ रही है, वो कह रहा है कि भैया अगर कोई न्यायालय सिविल न्यायालय है, अगर वो इस तरीके की जो बात चलती है, दहेज वाले बात चल रहे, मान लो दहेज वाला बात चल रहा है, मान लो यहाँ भी उसकी जो है कोई रकम वगैरह तय हो गई है, यहाँ मेंटेनेंस वो ले ही रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई तो न्यायालय क्या करेगा, तो कुल मिला के ये कह रहा है समायोजन किया जाएगा, राशि का समायोजन, जो यहाँ ले लिया है वो यहाँ जो न्यायालय जो तय करेगा वो इस राशि को उसमें समायोजित करेगा, इस राशि को, ऐसा नहीं कि अलग अलग यहाँ अलग ले रहे हैं वहां,
भले ही लेते रहो अलग, उससे कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन मिलता भले ही अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रकम तय की जाएगी, जब यहाँ कोई रकम तय की जाएगी तो उसको समायोजित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया 4,000 यहाँ मिल रहा है, अब एक आदमी से कितने दिलवाओगे, बोले 2,000 4,000 यहाँ मिल रहे हैं, बोले 10,000 यहाँ कर दो, 5,000 यहाँ कर दो, ऐसा नहीं होता। तो न्यायालय देखेगा कि भैया यहाँ आपको मिल ही रहा है, तो वो जो जब वो तय करेगा तो इस राशि को उसमें समायोजित करेगा। हाँ, उसे ये लगता है कि साहब यहाँ थोड़ा सा कम मिल रहा है तो 1,000 कर दिया, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रकम जो मिलेगी उसको न्यायालय क्या करेगा, समायोजित करेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह से उठाते रहो पैसा, वो नहीं है। तो वही बात इसमें कहा गया है कि जब दहेज में मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल, तो इन राशियों को क्या किया जाएगा, आपस में समायोजित जो सिविल न्यायालय है उसके द्वारा कर लिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं मिलेगा, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। हालांकि अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जब भी न्यायालय को लगता है, न्यायालय ने तय कर लिया कि सही इनको जो है, अगर न्यायालय को लगता है इनको कम पैसा मिलना चाहिए और न्यायालय को लग रहा है यहाँ पहले ऑलरेडी मिल रहा है, तो कह देगा, मना कर देगा कि भैया आपको वहाँ ऑलरेडी मिल ही रहा है। हाँ, न्यायालय को ये लगता है कि भरण पोषण में थोड़ा कम मिल रहा है तो यहाँ 1,000 कर सकता है, वो ठीक है, वो समायोजित कर सकता है, लेकिन कुल मिला के जो रकम है उसको समायोजित कर सकता है। आगे कह रहा है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, सेक्शन 128 देखिए, 128 ये समायोजन की बात कह रहा है। भरण पोषण के आदेश, सॉरी, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, परिवर्तन की बात कह रहा है भैया, कब तक जो है आदेश परिवर्तन में रहेगा। ये क्या कहता है देखिए, ये कह रहा है यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के व्ययों के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को उसके पक्ष में वह दिया गया है, उसके संरक्षक को यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति भरण पोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता या कार्रवाई के लिए व्यय किया जाना निःशुल्क दी जाएगी। और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में यथास्थिति देय भत्तों या व्ययों के न दिए जाने के बारे में मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जाता है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है इसमें, ये कह रहा है प्रवर्तन कैसे किया जाएगा। पहले तो ये कह रहा है कि जो आदेश की प्रतियां दोनों पक्षकारों को निःशुल्क दी जाएंगी। दूसरा किया जाए, कह रहा है कि भैया जो उसका आदेश का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, जहां वो व्यक्ति रहता है उसके आधा को वहां के मजिस्ट्रेट के द्वारा उस आदेश का प्रवर्तन कराया जाएगा, इतना कह रहा है। जो व्यक्ति जहां भी रहता है वहां पे जो है आदेश पारित करके उसका क्या कराया जाएगा, प्रवर्तन जो है कराया जाएगा। भत्ते में जो है आदेश का परिवर्तन, तो आदेश का परिवर्तन खर्चे वगैरह की कह रहा है, भरण पोषण खर्चे और आदेश की प्रति जिस व्यक्ति के पक्ष में हुआ या तो उसको दे दी जाएगी, या उसका जो भी संरक्षक है उसको कैसी दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। उस व्यक्ति को दे देंगे या उसकी तरफ से कोई संरक्षक है तो उसको दे दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, प्रतियां निःशुल्क दी जाएगी। और आदेश के भुगतान के अनुसार जो भुगतान न किए जाने पर उस स्थान पर उसका प्रवर्तन कराया जाएगा जहां आदेशित व्यक्ति रहता है। कौन रहता है, जहां आदेशित व्यक्ति रहता है, जो व्यक्ति कुल मिला के कह लीजिए उसके खिलाफ आदेश दिया गया, वो जहां रहता है वहां से उसका जो है वसूल किया जाएगा रकम। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। 1 मिनट और, एक चीज शायद अपन 126 में शायद देखते हैं क्या छूट तो नहीं गया। 126 में ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक चीज है, वैसे इसमें लिखा नहीं है, अब हो सके मैं शायद भूल गया हूँ, इसमें लिखा नहीं है। एक चीज और याद रखेंगे, जैसे अपन ने अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि अगर कोई पुरुष या पति कह लो जो 1 माह का मान लो मेंटेनेंस नहीं देता तो उसको हर माह के लिए 1 माह की सजा होती है। हर माह के लिए कितनी सजा होती है, 1 माह की। तो अपन ने ये तो देखा कि हर माह के लिए 1 माह की सजा होती, तो मान लो अगर कोई पति देता ही नहीं है तो क्या वो 10 साल 20 साल कितने अवधि तक बना रहेगा, जिन्हें 1 वर्ष उसके लिए अवधि है। याद रखें, 1 वर्ष अधिकतम अवधि है। अधिकतम अवधि कितनी है, 1 वर्ष। ये याद रखें, उसके लिए अधिकतम अवधि 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद नहीं मिले फिर उसको जेल नहीं कर सकते। तो 1 वर्ष जो है इसमें अधिकतम अवधि है। ये याद रखना आप कि इसमें 1 वर्ष तक किसी पति को जेल में डाला जा सकता, मतलब हर महीने के लिए, हर महीने कर करके 1 वर्ष अधिकतम हो सकती, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मेंटेनेंस का वो नहीं देता तो एक एक महीने करके मान लो नहीं देता है तो अधिकतम जो अवधि है वो 1 वर्ष होगी, उससे ज्यादा के लिए उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। ये भी याद रखना है आपको। एक एक माह के लिए तो डाला जा सकता है कि हर माह के लिए 1 माह,
लेकिन एक एक माह करके भी अगर अपन काउंट करें, वो तो देता ही नहीं है, वो तो उसने सोच लिया कि मेरे को तो देना ही नहीं है, तुमको जब तक जेल में रखना हो रखो, मैं तो नहीं दूंगा। कई ऐसे सन की होते नहीं देते, उसने तो कसम खा ली कि मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए जेल में रह लूंगा लेकिन मैं नहीं दूंगा। अब वो नहीं दे रहा है ऐसा व्यक्ति, तो उसको अधिकतम कब तक जेल में रखोगे? उसको अधिकतम 1 वर्ष तक क्या कर सकते हो आप, जेल में रख सकते हो। ये भी याद रखेंगे, उसको 1 वर्ष से अधिक अवधि के जो है आप जेल में नहीं रखोगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, 1 वर्ष से ज्यादा उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। और फिर 1 वर्ष के बाद नहीं देता तो भैया 1 बार तो काट ही आया, फिर क्या करोगे? ऐसे ढीठों का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, याद रखना, इसमें 1 वर्ष से उसे अधिक तक नहीं रखा जाएगा। अब जो अध्याय 10 है वो कल देखेंगे, ठीक, इसी टाइम।